नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि हर एक परीक्षा में पूछा ही जाता है, गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में पढ़ेंगे। तो इस एक ही वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण गवर्नरों के बारे में देखेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो पहले आप पूरी वीडियो को देखें और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है, जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। पर प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद हमने इस युद्ध के बारे में पढ़ रखा है, मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पढ़ाया हुआ है। तो प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। जो पहले एक व्यापारिक कंपनी थी, अब उसने भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। तो भारत में ब्रिटिश शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन्होंने भारत में गवर्नर, गवर्नर जनरल या वायसराय की नियुक्ति की गई, जिन्हें समय समय पर चेंज भी किया गया। तो सभी महत्वपूर्ण गवर्नरों के बारे में आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हैं बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव 2 बार बंगाल के गवर्नर बने। इनका 2 बार कार्यकाल रहा। पहला कार्यकाल 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक रहा। दूसरा कार्यकाल 1765 से लेकर 1767 ईस्वी तक रहा। तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, मैंने उन्हीं को कवर किया है। जैसे कि बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव से क्या क्या पूछा जाएगा, वो सभी की पॉइंट्स मैंने एक साथ कवर किए हैं। तो सबसे पहले तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर बना, ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। और 1765 में अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं शाह आलम के साथ इसने इलाहाबाद की संधि की थी। और 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ था। द्वैध शासन यानी कि दोहरा शासन, बंगाल के नवाब का शासन भी रहेगा और बंगाल के गवर्नर का भी शासन रहेगा। तो यहाँ से क्या प्रश्न बनेगा? पहला तो ये बनेगा कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव। और दूसरा प्रश्न बनेगा कि द्वैध शासन किसके कार्यकाल में शुरू हुआ था, तो रॉबर्ट क्लाइव के। 2 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव के बाद अगला बंगाल का गवर्नर बना हेनरी वेनस्टाड। ये 1760 से लेकर 1764 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर बना। और यहाँ से ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता। ये जो अगले 3 गवर्नर हैं ना बंगाल के, वेनस्टाड, वेरीलास्ट और जॉन कटियर, यहाँ से प्रश्न नहीं बनता। फिर भी मैंने आपको बता दिया कि रॉबर्ट क्लाइव के बाद अगले ये 3 गवर्नर बने थे। तो हेनरी वेनस्टाड के समय बक्सर का युद्ध हुआ था। वैसे तो ये पूछा नहीं जाता, फिर भी याद रख लेना। और उसके बाद अगले बंगाल के गवर्नर बने हैरी वेरीलास्ट, इससे कुछ भी नहीं पूछा जाता। उसके बाद अगला गवर्नर बना जॉन कटियर। तो जॉन कटियर के समय पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। अगर यहाँ से पूछा भी जाएगा तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध। तो रॉबर्ट क्लाइव के बाद जो ये अगले 3 गवर्नर बने थे ना, ये आपके एग्जाम के लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं। इसके बाद अगले इम्पोर्टेंट गवर्नर हैं बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। ये 1772 से लेकर 1785 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे हैं। तो इनके समय में 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ है। तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। और जब रेगुलेटिंग एक्ट आया ना, उसके बाद क्या हुआ, जो बंगाल का गवर्नर था ना, उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले क्या था, बंगाल का गवर्नर, पर रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो वारेन हेस्टिंग। ये बंगाल के अंतिम गवर्नर थे और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बन गए, क्योंकि 1772 में इन्हें बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आ गया, जिसके बाद इन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। तो ये 2 प्रश्न बन गए। पहला तो ये कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो वो भी वारेन हेस्टिंग थे। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो भी वारेन हेस्टिंग थे। तो वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में द्वैध शासन की
समाप्ति कर दी। पहले जो बंगाल के नवाब का शासन होता था इन्होंने ख़त्म कर दिया, तो इन्होंने द्वैत शासन की समाप्ति कर दी। और कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना भी इन्हीं के समय हुई थी। तो कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? वारेन हेस्टिंग के समय। और 1781 ईस्वी में हेस्टिंग ने कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा के लिए पहले मदरसे की स्थापना की थी। और इसके ही समय में 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की भी स्थापना करवाई थी। तो पहले मदरसे की स्थापना वारेन हेस्टिंग के समय हुई थी और बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना भी वारेन हेस्टिंग के ही समय हुई थी। और पिट्स इंडिया एक्ट भी इसी के समय 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। और पहला आंग्ल मराठा युद्ध और साल बाई की संधि भी इसी के शासनकाल में हुई थी। तो यहाँ से क्या क्या प्रश्न बनता है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये बंगाल का अंतिम गवर्नर था और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। पहला प्रश्न तो ये हो गया। दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि इसी के शासनकाल में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। तीसरा प्रश्न ये बनेगा कि पहले मदरसे की स्थापना कोलकाता में इसी ने करवाई थी। और चौथा प्रश्न ये बनेगा कि पिट्स इंडिया एक्ट इसी के शासनकाल में पारित हुआ था। तो 4 प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल देखते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 ईस्वी से लेकर 1793 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। और उसके बाद ये 1805 ईस्वी में भी बंगाल के गवर्नर जनरल बनाए गए थे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है। इन्हीं को सिविल सेवा का भी जनक कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पुलिस सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। तो वारेन हेस्टिंग ने प्रशासनिक सेवा की यानी कि सिविल सेवा की नींव रखी थी, परंतु कॉर्नवालिस ने इसे आधुनिक और तर्कसंगत बनाया था। इसीलिए कॉर्नवालिस को भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है। तो पुलिस सेवा का जनक और प्रशासनिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। और 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति भी इसी के समय लागू हुई थी। और तीसरा मैसूर युद्ध तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि भी इसी के कार्यकाल में हुई थी। तो देखिए यहाँ से क्या क्या प्रश्न बनता है। पहला प्रश्न तो ये कि पुलिस सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। सिविल सेवा का जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। और दूसरा ये कि स्थायी बंदोबस्त पद्धति किसके कार्यकाल में लागू हुई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में लागू हुई थी। उसके बाद अगला गवर्नर जनरल है लॉर्ड वेलेस्ली। ये 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 ईस्वी में सहायक संधि की शुरुआत की थी। और सहायक संधि में शामिल होने वाले राज्यों में कंपनी एक सहायक सेना रखती थी और एवं संबंधित राज्य में एक अंग्रेजी रेजिमेंट को भी नियुक्त किया जाता था। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था? हैदराबाद था। और कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को ट्रेनिंग देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की भी स्थापना की थी। किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। और लॉर्ड वेलेस्ली स्वयं को यानी कि खुद को बंगाल का शेर कहता था। तो देखिए लॉर्ड वेलेस्ली से क्या क्या प्रश्न बनेगा। पहला प्रश्न तो ये कि सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। दूसरा प्रश्न ये कि किस गवर्नर जनरल ने खुद को बंगाल का शेर कहा? तो यह है लॉर्ड वेलेस्ली। तो 2 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। उसके बाद अगले गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक कार्यकाल रहा। तो 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो जिसे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता था, अब उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो एक बार हम देख लेते हैं कि कब बंगाल का गवर्नर बना, कब उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, फिर उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। एक बार हम देख लेते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले तो प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध जीतने के बाद बंगाल का गवर्नर बनाया गया।
और सबसे पहला बंगाल का गवर्नर कौन बना? रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद क्या होता है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित होता है। तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित होने के बाद जो बंगाल का गवर्नर था ना, अब इसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग। उसके बाद चार्टर एक्ट 1833 आता है और चार्टर एक्ट 1833 आने के बाद जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब इसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद भारत सरकार शासन अधिनियम 1858 पारित होता है, जिसके बाद जो भारत का गवर्नर जनरल था ना, उसका नाम बदलकर कर दिया गया वायसराय। तो भारत का पहला वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। और जब भारत को आज़ादी मिली तो 1947 से लेकर 50 के दौरान जो ये वायसराय था, इसको बदलकर फिर से गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर इस चार्ट को अगर आप 2 बार पढ़ लोगे ना तो याद हो जाएगा। देखो, पहले बंगाल का गवर्नर बनाया गया, पर रेगुलेटिंग एक्ट पारित होने के बाद जो गवर्नर था, अब उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उसके बाद चार्टर एक्ट 1833 आया। तो चार्टर एक्ट 1833 आने के बाद जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब इसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और उसके बाद जब 1857 की क्रांति होती है ना, और क्रांति के बाद भारत सरकार शासन अधिनियम 1858 पारित होता है। और इस शासन अधिनियम के बाद जिसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता था, अब इसे वायसराय कहा जाने लगा। और बाद में जब भारत आज़ाद हो जाता है तो 1947 से लेकर 50 तक इसी वायसराय को फिर से गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो आशा करता हूँ अब आपको समझ आ गया होगा कि किसे बंगाल का गवर्नर कहा गया, किसे गवर्नर जनरल कहा गया, किसे वायसराय कहा गया। तो इस चार्ट की सहायता से आपको समझ आ गया होगा। तो हम लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसी के समय 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट आता है, जिसके बाद क्या होता है? बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना और राजा राम मोहन राय के सहयोग से इसने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो सामाजिक सुधार के क्षेत्र में सती प्रथा की समाप्ति इसका प्रशंसनीय कार्य था। और इसके समय में ठगी प्रथा देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैली थी और इसकी समाप्ति के लिए बेंटिक ने कर्नल सलीमन तथा स्थानीय रियासतों की मदद से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा का भी अंत कर दिया। तो इसी के समय सती प्रथा का अंत हुआ, ठगी प्रथा का अंत हुआ और इसने अंग्रेजी माध्यम को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक से क्या क्या पूछा जाता है? पहला तो ये कि भारत का पहला गवर्नर जनरल था। दूसरा प्रश्न ये कि सती प्रथा का अंत इसी ने किया था, ठगी प्रथा का अंत भी इसी ने किया था और इसी ने अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया था। उसके बाद अगले गवर्नर जनरल बने चार्ल्स मेटकॉफ। तो ये एक ही वर्ष तक गवर्नर जनरल रहे। तो 1 वर्ष के कार्यकाल में चार्ल्स मेटकॉफ ने प्रेस से नियंत्रण हटाया, इसीलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया। तो ये इम्पोर्टेंट है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा गया? तो चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। उसके बाद अगले गवर्नर बने लॉर्ड ओकलैंड। ये 1836 से लेकर 1842 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल बने। तो इनके समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ और इन्होंने कोलकाता से दिल्ली तक जो जीटी रोड है उसकी मरम्मत करवाई। तो 2 ही चीज़ें आपको यहाँ से याद होनी चाहिए। उसके बाद है लॉर्ड एलन ब्रो। ये 1842 से लेकर 1844 तक गवर्नर रहे। लॉर्ड एलन ब्रो, इन्होंने भारत में दास प्रथा का अंत किया था। इम्पोर्टेंट है, सती प्रथा का अंत किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और दास प्रथा का अंत किसने किया? लॉर्ड एलन ब्रो ने। उसके बाद अगले गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड डलहौजी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड डलहौजी। तो इसके समय में अंग्रेजी साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार हुआ था
और डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है क्योंकि डलहौजी के समय ही भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच पहली रेल चलाई गई थी। तो इसी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी को। और शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 के वुड डिस्पैच को लागू किया था और 1854 में नए पोस्ट ऑफिस एक्ट के तहत भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ था। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। और डलहौजी ने ही शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई थी। तो भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया था? शिमला को। और डलहौजी के शासनकाल को उसके व्यक्तिगत सिद्धांत यानी कि राज्य हड़प नीति के कारण अधिक याद किया गया। तो राज्य हड़प नीति मैंने आपको पढ़ाई हुई है। तो देखिए, रेलवे का जनक किसे कहा गया? लॉर्ड डलहौजी को, क्योंकि इसी के समय भारत में पहली ट्रेन चली थी। दूसरा, वुड डिस्पैच किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। पहली बार डाक टिकट का प्रचलन लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ। और राज्य हड़प नीति कौन लेकर आया था? लॉर्ड डलहौजी लेके आया था, जिसके अंतर्गत ये जिन राजाओं की संतान नहीं होती थी उनके राज्य को हड़प लेता था। तो इस राज्य हड़प नीति के तहत इसने कई राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था। सबसे पहले इसने 17 राज्य को 1848 ईस्वी में अपने राज्य में मिला लिया। उसके बाद जैतपुर, संभलपुर, बघाद, उदयपुर, झांसी, नागपुर और करौली जैसे राज्यों को इसने अपने राज्य में मिला लिया था। और अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर इसने उनके राज्य को हड़प लिया था। तो इस प्रकार राज्य हड़प नीति कौन लेकर आया था? लॉर्ड डलहौजी। और राज्य हड़प नीति के तहत सबसे पहला कौन सा राज्य था जिसे इसने अपने साम्राज्य में शामिल किया था? तो वो है सतारा। तो उसके बाद भारत सरकार शासन अधिनियम 1858 पारित हो जाता है, जिसके बाद भारत के गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा। तो 1857 की क्रांति के बाद भारत सरकार शासन अधिनियम 1858 पारित होता है। तो जो भारत का गवर्नर जनरल था अब उसे भारत का वायसराय कहा जाने लगा। तो लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल थे और पहले वायसराय थे, याद रखिएगा। और लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1857 की क्रांति हुई थी। और कैनिंग के समय ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ था। और इसने कोलकाता, मुंबई और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना करवाई थी। और डलहौजी के हड़प सिद्धांत को इसने समाप्त कर दिया था। तो भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। और इसके समय ही 1857 की क्रांति हुई थी। उसके बाद है लॉर्ड मेयो। तो 1869 से लेकर 72 तक भारत का वायसराय रहा लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो के समय ही भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। तो भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के समय। और लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। और इसने 1872 में ही कृषि विभाग की भी स्थापना की थी। और 1872 में ही मेयो की अंडमान में एक अफगान द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी गई। और पहला भारतीय वायसराय था जिसकी हत्या कार्यकाल के दौरान ही उसके ऑफिस में कर दी गई थी। तो लॉर्ड मेयो से आपको क्या याद रखना है कि भारत की पहली जनगणना इसी के कार्यकाल के दौरान हुई थी और कृषि विभाग की स्थापना इसने की थी। तो लॉर्ड मेयो के बाद अगले महत्वपूर्ण वायसराय हैं लॉर्ड लिटन। तो ये 1876 से लेकर 1880 तक भारत के वायसराय रहे थे। तो मार्च 1878 में लॉर्ड लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर दिया, जिसके तहत इसने भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए। किसने? लॉर्ड लिटन ने। तो लॉर्ड लिटन ने भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसी को कहा गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो 1878 में पारित हुए भारतीय शस्त्र अधिनियम के तहत शस्त्र रखने और व्यापार करने के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया। तो इसने शस्त्र रखने के लिए और व्यापार करने के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी किसने लागू किया था? लॉर्ड लिटन ने। उसके बाद है लॉर्ड रिपन। तो 1880 से लेकर 1884 ईस्वी तक रिपन भारत का वायसराय रहा। तो 1881 ईस्वी से नियमित जनगणना की शुरुआत हुई।
तो लॉर्ड मेयो ने पहली बार भारत में जनगणना की शुरुआत की थी, पर उस समय लगातार अंतराल में भारत की जनगणना नहीं होती थी। परंतु रिपन के समय से लगातार अंतराल में भारत की जनगणना शुरू हो गई और 1881 ईस्वी में पहला कारखाना अधिनियम भी इसी के समय पारित हुआ था और 1882 ईस्वी में इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था और 1883 ईस्वी में इसने इल्बर्ट बिल पारित किया था। तो इल्बर्ट बिल काफी विवादों में रहा था और इस बिल के अनुसार अब भारतीय जज भी अंग्रेजी अपराधियों की सुनवाई कर सकते हैं। तो इसी के समय नियमित जनगणना की शुरुआत हुई, कारखाना अधिनियम भी इसी के समय पारित हुआ और इल्बर्ट बिल भी इसी के समय पारित हुआ था। किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय। उसके बाद अगले महत्वपूर्ण वायसराय हैं लॉर्ड डफरिन, जो कि 1884 से लेकर 1888 ईस्वी तक भारत के वायसराय रहे हैं। तो लॉर्ड डफरिन से आपको बस इतना ही याद रखना है कि इसी के समय 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो यहाँ से बस यही प्रश्न बनता है कि डफरिन के समय ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उसके बाद है लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन 1899 ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी तक भारत के वायसराय रहे हैं। तो 1904 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना इन्हीं के समय हुई थी और 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन भी लॉर्ड कर्जन के समय हुआ है। तो ये तो बहुत बार पूछा गया है कि बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। उसके बाद अगले वायसराय हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय। ये 1905 से लेकर 1910 तक भारत के वायसराय रहे हैं। तो इनके समय में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन भी इन्हीं के समय हुआ था। तो देखिए, डफरिन के समय कांग्रेस की स्थापना हुई और लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। तो अगले महत्वपूर्ण वायसराय हैं लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय। तो ये 1910 से लेकर 1916 ईस्वी तक भारत के वायसराय रहे हैं। तो इनके समय में जो बंगाल का विभाजन हुआ था ना, उसे रद्द कर दिया गया। तो 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था, उसको 1911 ईस्वी में लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय के समय रद्द कर दिया गया और 1911 ईस्वी में ही भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाने की भी घोषणा की गई थी। तो किसके समय यह घोषणा की गई? तो लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय के समय ही यह घोषणा की गई कि अब जो भारत की राजधानी है इसे कोलकाता से दिल्ली कर दी जाएगी। और 1914 ईस्वी में इसी के समय प्रथम विश्व युद्ध की भी शुरुआत हुई थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत भी लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय के समय ही हुई थी। उसके बाद है लॉर्ड चैम्सफोर्ड, जो कि 1916 ईस्वी से लेकर 1921 ईस्वी तक भारत के वायसराय रहे हैं। तो अब इससे रिलेटेड जो भी की पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। तो इसी के समय 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। 1917 ईस्वी में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1919 को रोलेट एक्ट भी इसी के समय पारित हुआ था और 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय ही हुई थी। तो यहाँ से क्या क्या प्रश्न बनता है? तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न तो यही है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। और रोलेट एक्ट के समय भी भारत का वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। उसके बाद अगला वायसराय है लॉर्ड रीडिंग, जो कि 1921 से लेकर 1926 ईस्वी तक भारत का वायसराय रहा। तो इसी के समय 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ था। बस आपको इतना ही याद रखना है कि चोरी चोरा कांड किसके समय हुआ था? लॉर्ड रीडिंग के समय हुआ था। उसके बाद है लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन के समय 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था और इसी के समय महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू हुआ था और 12 नवंबर 1930 ईस्वी को जो पहला गोलमेज सम्मेलन था ना, ये भी लॉर्ड इरविन के समय ही हुआ था और 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हुआ था। तो यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं। पहला तो ये
कि साइमन कमीशन किसके कार्यकाल में आया था, लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। और दूसरा ये कि पहला गोलमेज सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था, तो लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। उसके बाद है लॉर्ड वेलिंगटन, ये 1931 से लेकर 1936 ईस्वी तक भारत का वायसराय रहा। तो इसके समय में 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ और 1932 में गांधी और अंबेडकर जी के बीच में पूना समझौता हुआ और भारत सरकार अधिनियम 1935 इसी के समय पारित हुआ था। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन और तीसरा गोलमेज सम्मेलन किसके कार्यकाल में हुआ था, तो लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में हुआ था। उसके बाद अगले वायसराय हैं लॉर्ड लिनलिथिगो। तो लॉर्ड लिनलिथिगो 1936 ईस्वी से लेकर 1943 ईस्वी तक भारत का वायसराय रहा और वायसराय के तौर पर सर्वाधिक लंबा कार्यकाल इसी का रहा। प्रथम आम चुनाव 1936-37 इसी के दौरान कराए गए और 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया गया और 1942 में क्रिप्स मिशन इसी के समय भारत आया था। तो लॉर्ड लिनलिथिगो के समय ही भारत में पहला आम चुनाव कराया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है लॉर्ड माउंटबेटन। तो 1947 से लेकर 1948 तक लॉर्ड माउंटबेटन भारत का गवर्नर जनरल रहा। तो मैंने आपको चार्ट में बताया था कि 1947 से लेकर 1950 ईस्वी तक वायसराय को बदलकर फिर से गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो भारत का अंतिम वायसराय कौन बना, लॉर्ड माउंटबेटन, और यही स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। तो आज़ाद भारत का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया, लॉर्ड माउंटबेटन को। तो इसी के समय 15 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा भारत अंग्रेजों से स्वतंत्र हो गया। तो इससे एक ही प्रश्न पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। उसके बाद अगला गवर्नर जनरल बनाया गया चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। ये 1948 से लेकर 1950 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे। देखिए, दोनों अलग अलग प्रश्न हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन है। पर अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना, तो ये राजगोपालाचारी हैं। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन है, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी हैं। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि 1905 ईस्वी में किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था। तो किस वायसराय के समय बंगाल का विभाजन हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वारेन हेस्टिंग डैश में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कब बने, जब 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि राज्य हड़प सिद्धांत की नीति किसने तैयार की थी। तो राज्य हड़प नीति तैयार की थी लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला वायसराय कौन था। तो भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान इनमें से कौन भारत का वायसराय था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान लॉर्ड इरविन भारत का वायसराय था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त किया। तो किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त किया था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है कि भारत में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे लाइन की स्थापना की गई थी। तो किसे भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो आज़ाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे राजगोपालाचारी। ऑप्शन बी चक्रवर्ती
राजगोपालाचारी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय था माउंटबेटन और यही आज़ाद भारत का पहला गवर्नर जनरल भी बना था, माउंटबेटन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके कार्यकाल में हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आज का आखिरी प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।